गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है आपका जो आरजी है रेजिस्टेंस दैट इज वेरिएबल फ्रॉम इन बिटवीन 20 ओम्स टू 80 ओम्स। तो बताइए इसकी क्या वैल्यू सेट करेंगे कि आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो थ्रू दिस सोर्स। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस न्यूमेरिकल को एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है 15 वॉट। तो अगर आपका आंसर सही आ जाता है देन इट्स ओके, जंप टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। और अगर आपका आंसर गलत आता है तो आकर यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए। तो देखिए, अगर तो आपने आंसर इसका निकाल दिया है सही देन इट्स गुड। अगर आपका आंसर गलत आया है तो एक कंसेप्ट रहता है, उसी की वजह से आपका आंसर गलत आया होगा। कंसेप्ट जो है वो ये है कि सोर्स रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस टू डिलीवर मैक्सिमम पावर। कहने का मतलब, जब आपको सोर्स से मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है टूवर्ड्स लोड, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, आपका लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, यूजुअली होता क्या है, इस तरह से आपका लोड रहता है और ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन बन गई यहाँ पे भी। इस ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो इस पार्ट का रेजिस्टेंस होता है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज इनवेरिएबल। तो यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस होता है दैट कैन बी वेरीड इन सम केस। तो अगर आपको यहाँ से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी हो तो हम कहते हैं सोर्स रेजिस्टेंस विच इज अ कांस्टेंट, वन शुड मेक लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। इन दैट केस आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। जब आप लोड रेजिस्टेंस वेरी करके अपने सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर बना लेंगे तो आपकी जो पावर ट्रांसफर होगी थ्रू द सोर्स दैट विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ नोटिस करने वाली क्या बात है कि आपको वेरी करना है लोड रेजिस्टेंस टू मेक इट इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। अगर आपका आंसर यहाँ पे 6.67 आया है तो आपने क्या किया, आपने सोर्स रेजिस्टेंस को रख दिया 60 ओम्स सो दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ऐसा नहीं होता अगर हमारे पास ऑप्शन हो सोर्स रेजिस्टेंस को वेरी करने का, जो होता नहीं है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की थ्योरम बनी है वो बनी है लोड रेजिस्टेंस के लिए कि आप लोड रेजिस्टेंस चेंज करके इतना कर लीजिए कि सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इस तरह से बनी हुई है कि वेरी योर लोड रेजिस्टेंस टू मेक इट इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन हो सोर्स रेजिस्टेंस चेंज करने का देन वी विल कीप इट मिनिमम, इफ पॉसिबल वी विल कीप इट 0 ओम। हम सोर्स रेजिस्टेंस अपना 0 ओम रखेंगे फॉर ट्रांसफरिंग मैक्सिमम पावर। सोर्स रेजिस्टेंस 0 होगा तो आपके यहाँ पे ट्रांसमिशन लॉसेस कितने हो जाएंगे, 0। तो जो यहाँ पे पावर ट्रांसफर होगी दैट विल बी मैक्सिमम इन दैट केस। ऐसा हम करना चाहते हैं, इसी के लिए सुपर कंडक्टर्स की डेवलपमेंट की जा रही है। कि सुपर कंडक्टर्स क्यों बनाए जा रहे हैं, कि सुपर कंडक्टर्स डेवलप करें ताकि ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉसेस होते हैं वो 0 हो जाए। मतलब यहाँ पे आपका सुपर कंडक्टर हम लगाना चाहते हैं ताकि आपके यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, पावर लॉसेस होते हैं, दैट टर्न्स आउट टू बी 0। तो अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जैसे याद रखते हैं कि वो मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास सोर्स रेजिस्टेंस वेरी करने का कोई तरीका नहीं होता हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का, तो इसलिए हमारे जो थ्योरम बनी हुई है दैट इज़ फॉर द लोड रेजिस्टेंस कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए सोर्स रेजिस्टेंस की। अगर हमारे पास ऑप्शन हो सोर्स रेजिस्टेंस चेंज करने का और हमें कहा गया हो मैक्सिमम पावर किस केस में ट्रांसफर होगी सोर्स रेजिस्टेंस को चेंज करने की बताइए, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे 0। अब यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस हमें कहा गया है हमारा वेरी कर सकता है बिटवीन 20 टू 80, तो इसे 0 हम नहीं रख सकते, एटलीस्ट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू रखेंगे इसकी हम यहाँ पे 20 ओम्स, ताकि हमारी यहाँ से जो पावर ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बनी है आपकी लोड रेजिस्टेंस की वेरिएशन के लिए।
कि लोड रेजिस्टेंस को वेरी करके सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर रखें। अगर सोर्स रेजिस्टेंस को वेरी करने का हमारे पास ऑप्शन होगा, इन दैट केस वी विल कीप इट मिनिमम, इफ़ पॉसिबल 0, इफ़ नॉट जितनी मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं उतनी मिनिमम रखेंगे। इस केस में हम 20 रख सकते हैं टू ट्रांसफर, सो टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू द लोड, हम यहाँ पे हमारे सोर्स की वैल्यू 20 रखेंगे, ना कि 60 ओम, टू मेक इट इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी इफ़ यू विल कीप योर सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू 20 ओम्स। तो चलिए आरजी की वैल्यू 20 ओम्स रख के न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और उस केस में आपको आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ पे आरजी की वैल्यू 60 ओम रखी थी तो आपको 6.67 वॉट्स मिला था। तो आई विल शो यू कि आप आरजी की वैल्यू 20 ओम्स रखिए, आपको आपका आंसर 15 वॉट मिलेगा, and that is definitely more than 6.67 watts. So that means you can transfer your maximum power with least source resistance, that is 20 ohms. तो 20 ohms के साथ देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, करंट निकाल लीजिए, करंट आ जाएगी आपकी यहाँ पे I 40 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2, और आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इस केस में बन जाएगी I square R, that is 1 divided by 4 multiplied by 60, that is 15 watts. ठीक है, 15 watts is definitely greater than 6.67, ये आपको आंसर मिला था इफ़ यू केप्ट योर RG इक्वल टू 60 ohms. तो यहाँ पे RG की वैल्यू हम, सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू हम क्या करते हैं, कोशिश रखते हैं इफ़ पॉसिबल कीप इट टू द मिनिमम वैल्यू। इन दिस केस हमारे पास ऑप्शन था आरजी की वैल्यू मिनिमम 20 सेट करने पे, तो 20 सेट करने पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का 15 वॉट्स। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है परमीन्स इज एनालॉगस टू, स्पेलिंग गलत है, परमीन्स की स्पेलिंग देंगे, परमीन्स इज एनालॉगस टू, आंसर इज कंडक्टेंस। ये आंसर कैसे आया, इसके लिए काम करते हैं, परमीन्स क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखिए परमीन्स होता है अगर आप किसी मटेरियल के बारे में बताना चाहते हैं कि हाउ मच इज अ मटेरियल प्रोवाइड्स टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, तो आप टर्म यूज करेंगे परमीन्स। अगर आपको बताना है कि एक मटेरियल कितनी ईज प्रोवाइड करता है फ्लक्स लाइन को अपने थ्रू फ्लो होने के लिए, तो टर्म दैट यू विल यूज इज परमीन्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स के बारे में बताना हो। सिमिलरली अगर आपको बताना हो किसी मटेरियल के बारे में कि कोई मटेरियल आपका इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना ईज प्रोवाइड करता है, ईज टू द फ्लो ऑफ करंट, अगर आपको अपनी किसी मटेरियल के बारे में बताना है कि वो कितना ईज प्रोवाइड करता है टू द फ्लो ऑफ करंट, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, कंडक्टेंस, जी, मो, ओम इनवर्स इसकी यूनिट्स आते हैं। इन दैट केस यू यूज द टर्म कंडक्टेंस। सो परमीन्स एंड कंडक्टेंस आर एनालॉगस। परमीन्स बताता है कि एक मटेरियल कितना ईज प्रोवाइड करता है टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स, और कंडक्टेंस बताता है कि एक मटेरियल कितना ईज प्रोवाइड करता है टू द फ्लो ऑफ करंट। सो दीज टू टर्म्स आर एनालॉगस। एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन के बारे में बता रहा है, एक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रहा है, ईज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और एनालॉगस टर्म्स है, दैट इज रिलक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। ये दो भी आपस में एनालॉगस हैं। कैसे, इन्हें भी इंडिविजुअल पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस टर्म रिलक्टेंस डिफाइन करता है कि आपका मटेरियल कितना ऑपोजिशन, कि आपका मटेरियल कितना ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स।
अगर आपको किसी मटेरियल के बारे में ये प्रॉपर्टी बतानी है कि वो कितना ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को, तो आप टर्म यूज़ करेंगे रिलक्टेंस। सिमिलरली अगर आपको किसी मटेरियल के बारे में बताना है कि वो फ्लो ऑफ करंट को कितना ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है, तो आप क्या टर्म यूज़ करेंगे? टर्म कौन सी टर्म यूज़ करेंगे? रेजिस्टेंस। तो रिलक्टेंस भी ऑपोजिशन बताता है आपका किसी मटेरियल के बारे में कि एक मटेरियल कितना ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। सिमिलरली आपका रेजिस्टेंस भी बताता है कि एक मटेरियल कितना ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है टू द फ्लो ऑफ करंट। सो दीज टू टर्म्स आर ऑल्सो एनालॉगस। ये दोनों ऑपोजिशन के बारे में है, ये ऑपोजिशन के बारे में है टूवर्ड्स मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। एक मटेरियल कितना ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है टू मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, और रेजिस्टेंस टर्म है अबाउट अगेन ऑपोजिशन बट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि आपका मटेरियल आपको बताना हो किसी इलेक्ट्रिक करंट को कितना अपोज करता है। इन दैट केस द टर्म दैट यू विल यूज इज रेजिस्टेंस। सो रिलक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर एनालॉगस टू ईच अदर। तो चलिए अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कहा गया है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम ईच आर कनेक्टेड इन स्टार फैशन। तो 3 रेजिस्टेंस है, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस हमें कहा गया है स्टार फैशन में कनेक्ट किए गए हैं। तो बताइए इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या रखें? डेल्टा फैशन में कौन से 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करें कि हमारे जो हमें रेजिस्टेंस मिले टर्मिनल पे वो इक्विवेलेंट हो। तो इसकी डेरिवेशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग ये सारी मैंने अपने बेसिक कोर्स पे 01A नेटवर्क एनालिसिस पे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में 2 लेक्चर्स बनाए हैं। फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डीप एक्सप्लेनेशन कर दी हुई है। यहाँ पे चलिए मैं आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा डेल्टा में वो बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्टार में 5 ओम 3 लगा रहे हैं, तो बताइए डेल्टा में क्या रेजिस्टेंस लगाएं कि हमें टर्मिनल्स पे सेम रेजिस्टेंस मिले। तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं हमारा डेल्टा कनेक्शन समवट इस तरह का बन जाएगा। तो अब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? इसे नाम दे देते हैं RX का। RX विल बी इक्वल टू दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, सिंपली R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट ब्रांच। तो इस ब्रांच ऑपोजिट ब्रांच कौन सी बनती है? ये वाली। सो दैट इज R3। तो यहाँ से देखिए आपका RX का आंसर क्या बन जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय अगेन 5, 75 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जाएगा आपका 15 ओम्स। तो 15 ओम्स के 3 रेजिस्टेंस हम डेल्टा कनेक्शन में लगा देंगे, तो आपको टर्मिनल्स पे सेम रेजिस्टेंस मिलेगा जो आपको यहाँ पे टर्मिनल्स पे ओम मीटर के थ्रू मेजर करके मिलेगा। वही रेजिस्टेंस आपको 15 ओम के 3 रेजिस्टेंस डेल्टा में लगा देंगे, तो आपको यहाँ पे भी टर्मिनल्स पे भी सेम रेजिस्टेंस मिलेगा एज ऑफ 5 ओम की। जैसे अगर आप स्टार कनेक्शन में 3 रेजिस्टेंस लगा देते हैं टर्मिनल पे, मान लेते हैं आपको मिलेगा रेजिस्टेंस, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टर्मिनल पे रेजिस्टेंस 10 ओम। सिमिलरली यहाँ पे भी टर्मिनल पे आपको रेजिस्टेंस ओम मीटर से चेक करेंगे तो आपको 10 ओम्स का मिलेगा। सो जब इक्विवेलेंट की बात आती है स्टार और डेल्टा कनेक्शन में, तो हम उस टाइम पे बात कर रहे होते हैं टर्मिनल्स पे रेजिस्टेंस सेम रहना चाहिए। इंटरनल साइड पे स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में हम बात कर रहे होते हैं क्या रेजिस्टेंस लगाए ताकि हमें टर्मिनल्स पे सेम रेजिस्टेंस मिले। तो इक्विवेलेंसी की जब बात हो रही होती है तो वो टर्मिनल के रेजिस्टेंस की बात होती है। जब वर्ड इक्विवेलेंसी यूज़ होता है एट दैट टाइम हम बात कर रहे होते हैं कि टर्मिनल पे दोनों केस में रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। इंटरनल साइड पे बताइए कि कितने रेजिस्टेंस लगाया था। अदरवाइज देखा जाए तो इस स्टार कनेक्शन में 5 ओम और डेल्टा में 15 इक्वल है गया यहाँ पे। इन दोनों केस में स्टार और डेल्टा कनेक्शन में जो चीज़ इक्वल है दैट इज़ योर टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। बाकी आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये टर्मिनल रेजिस्टेंस मैंने 10 ओम कैसे निकाला, अगेन ये मैंने बेसिक कोर्स में
करवाया हुआ है इन प्लेलिस्ट 01A नेटवर्क एनालिसिस। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है 2 वायर्स A एंड B ऑफ सेम मटेरियल। यहाँ पे ये कीवर्ड है, बाद में बता देंगे किस तरह से। बट ऑफ डिफरेंट लेंथ्स L एंड 2L हैव द रेडियस R एंड 2R। एक की लेंथ इतनी होगी, तो एक वायर की लेंथ इतनी है, एक मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की है, एक 10 सेंटीमीटर की है, एक का रेडियस हमें कहा गया है R है, अगर मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, देन दूसरी वायर का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। बट ये बोथ वायर्स सेम मटेरियल की बनी हुई है, मान लेते हैं दोनों की दोनों कॉपर की बनी हुई है। देन आगे हमसे पूछा गया द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पीछे भी लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या होता है रेजिस्टिविटी, और उस टाइम पे ये भी डिस्कस किया था कि रेजिस्टिविटी आपको डिपेंड करती है ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो मटेरियल बना किस कॉम्पोजिशन क्या है उसकी, बना किस तरह का है, एंड देन अगेन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रखा गया है उस मटेरियल को, उस पर डिपेंड करती है आपकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि वो मटेरियल का कॉम्पोजिशन क्या है, वो बना किस तरह से हुआ है, वो मटेरियल कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, वो मटेरियल है क्या, उस पर डिपेंड करती है आपकी रेजिस्टिविटी, ना कि लेंथ और रेडियस पे। तो यहाँ पे देखिए आपको कहा गया हुआ कि रेजिस्टिविटी की रेशियो क्या रहेगी, ρ1 एंड ρ2, ये दोनों की दोनों वायर सेम ही मटेरियल की बनी हुई है, तो इनकी रेशियो 1:1 की रहेगी। जैसे कॉपर है उसकी रेजिस्टिविटी 1.68 ओम मीटर होती है। सिमिलरली एल्युमिनियम है उसकी रेजिस्टिविटी 2.65 ओम मीटर रहती है। तो एल्युमिनियम की दो वायर्स की रेजिस्टिविटी की रेशियो निकालेंगे, या कॉपर्स की दो वायर्स की रेजिस्टिविटी का रेशियो निकालेंगे, 1.68 डिवाइडेड बाय 1.68, द रेशियो विल बी 1:1। सेम मटेरियल की रेजिस्टिविटी का रेशियो 1:1 ही रहेगा। सो योर आंसर इज डी। तो देखिए यहाँ पे कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका ρL/A। तो आपका कॉपर और एल्युमिनियम का अगर कंडक्टर हम बनाएं सेम लेंथ और सेम एरिया का, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, आपके एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, हमारी टेंडेंसी रहते हैं कि हम कॉपर वायर जितना यूज़ कर सकें उतना यूज़ करें। तो जितनी भी जनरेटर में या बड़े बड़े मोटर्स में या इंडस्ट्रियल लेवल पे मोटर्स लगी होती हैं या ट्रांसफार्मर होते हैं, उन्हें कॉपर वायर की डिमांड क्यों रहती है कि कॉपर वायर का बनाया जाए। कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी कम होती है, देर बाय इनका रेजिस्टेंस भी कम रहेगा, और उनकी वजह से जो लॉसेस होंगी, पावर लॉसेस, I² लॉसेस, वो भी कम होंगी। तो इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि ट्रांसफार्मर कॉपर का होना चाहिए, जनरेटर में कॉपर वायर यूज़ करें, घरों में भी ट्रांसफार्मर लगा लें अगर आप अपने AC के साथ, तो उसकी वायरिंग कॉपर की होनी चाहिए, I², क्योंकि कॉपर में लॉसेस कम होंगी, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है। दैट्स वाई कॉपर इज कंसिडर्ड टू बी बेटर देन एल्युमिनियम। हमारे इंडिया में कॉपर की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण कॉपर की कॉस्ट ज़्यादा है, एल्युमिनियम की अवेलेबिलिटी हमारे देश में ज़्यादा है, तो इसलिए एल्युमिनियम की कॉस्ट कम है। तो इसलिए मोस्टली हम एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। अगर हमारे देश में कॉपर अबंडेंस में होता तो हम कॉपर यूज़ करते रैदर देन एल्युमिनियम। कॉपर की अवेलेबिलिटी हमारे देश में कम होने की वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। तो इस तरह के भी कभी न्यूमेरिकल आए, कभी MCQ आए, तो आपको इनका आंसर भी पता होना चाहिए कि कॉपर क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर एल्युमिनियम, एंड देन अगेन एल्युमिनियम क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है अबंडेंस में। कॉस्ट रिस्पेक्टिव की वजह से एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है, और रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से कॉपर की प्रेफरेंस रहती है। तो चलिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस MCQ में कहा गया हुआ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल X एंड Y क्या रहेगा, वो पूछा गया है आपसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पैरेलल, सीरीज, डेल्टा स्टार कन्वर्जन, जैसे भी हो सकता है वैसे सॉल्व करेंगे। बट सबसे पहली प्रेफरेंस इस तरह के न्यूमेरिकल्स में, इसे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए इस नेटवर्क को। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज आपने इस तरह का देखा होगा,
जैसे थोड़ा सा चेंज करेंगे इसकी शेप को, तो ये आप देख सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर इस शॉर्ट सर्किटेड वायर्स को रिप्लेस करके मैं ऐसे बना दूँ, सो आई होप आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस तरह का सर्किट कभी भी सॉल्व करना हो आपको, सबसे पहले चेक किया कीजिए कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे पता चलता है? बाय चेकिंग द आर्म्स रेशो। इस आर्म और इस आर्म की रेशो देखिए, 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 30। सो 1:2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज एन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस होना हमने क्यों चेक किया है, मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, सेंटर में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होती जिस टाइम पे वो बैलेंस होता है। ठीक है, इस टाइम पे यहाँ पे करंट 0 होती है। इसका मतलब यहाँ से जो करंट जा रही है I1 दैट इज फ्लोइंग ओवर हेयर कम्प्लीटली। यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही, इट्स कम्प्लीटली 0। सिमिलरली यहाँ पे जो करंट जा रही है 10 ओम के थ्रू दैट इज फ्लोइंग फर्दर फॉरवर्ड थ्रू द 30 ओम्स। यहाँ पे अगेन कोई करंट नहीं जा रही। तो बैलेंस ब्रिज में ऐसा रहता है, सेंटर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होती। इसी तरह से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए वो एक अलग बात रही, अलग टॉपिक रहा। बट बैलेंस ब्रिज में सेंटर आर्म में गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होती। और बैलेंस ब्रिज है कि नहीं है कैसे पता चलता है? बाय कंपेयरिंग देयर रेशियो। इस आर्म और इस आर्म की रेशियो निकालते हैं, 5/10 इज इक्वल टू 15/30। दैट मीन्स दिस इज एन बैलेंस्ड ब्रिज। और यहाँ पे सेंटर में इसका मतलब कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होगी। तो उससे सेंटर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, तो उससे क्या मतलब बनता है? दैट मीन्स जो करंट 5 ओम के थ्रू फ्लो हो रही है वही करंट 15 ओम के थ्रू फ्लो हो रही है। एंड सिमिलरली जो करंट 10 ओम से होते हुए जा रही है वही करंट आपके 30 ओम से भी होते हुए जा रही है। दैट मीन्स दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज एंड सिमिलरली दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। और यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, दैट मीन्स दिस इज एक्टिंग एज इन्फिनिट रेजिस्टेंस। और इन्फिनिट रेजिस्टेंस को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? विद एन ओपन सर्किटेड पाथ। तो अब देखिए आपका ये सर्किट किस तरह का बन जाएगा। अभी आपका सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ से अब देखिए, अब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो काफ़ी आसान है। 5 ओम और 15 ओम इज इन सीरीज, 10 ओम एंड 30 ओम इज इन ऑल्सो सीरीज। तो ये क्या बन जाएगा? 20 ओम इन पैरेलल विद 40 ओम। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40 दैट इज 800 डिवाइडेड बाय 60, 80 डिवाइडेड बाय 6 और 40 डिवाइडेड बाय 3। सो द आंसर इज डी, 40 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह का कभी भी सर्किट देखे सबसे पहले चेक कीजिए कि ये कहीं एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो सेंटर आर्म को आप रिमूव कर दीजिए एज एन ओपन सर्किटेड, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। अगर बैलेंस ब्रिज नहीं होगा, एमसीक्यू में यूजुअली होता नहीं है ऐसा, अगर बैलेंस ब्रिज नहीं होगा तो आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन के साथ ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तो चलिए ये एमसीक्यू देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम इन अ सर्किट रिजल्ट्स इन। इस सर्किट पे आप थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आपको किस तरह का सर्किट मिलता है बाद में? दैट इज सिंपली बैटरी इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। कभी भी आप किसी नेटवर्क को थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो इन दी एंड आप क्या बनाते हैं? VTH इन सीरीज विथ RTH। सो द आंसर इज वोल्टेज सोर्स एंड एन इम्पीडेंस इन सीरीज। और सिमिलरली आपसे अगर नॉर्टन थ्योरम के लिए क्वेश्चन पूछा जाता कि एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम रिजल्ट्स इन व्हाट काइंड ऑफ सर्किट, तो आपने लिख देना था अ करंट सोर्स इन पैरेलल विद एन इम्पीडेंस। नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करने के बाद आप इस तरह का सर्किट बनाते हैं। सो
दिस सर्किट इज करंट सोर्स इन पैरेलल विद इम्पीडेंस। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पे इन्होंने सिंपली रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिखा। आपने जितने भी सर्किट सॉल्व किए होंगे यहाँ पे आपने सिंपली रेजिस्टेंस लगाया होगा, यहाँ पे भी इन्होंने इम्पीडेंस लगाया लिखा है, रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप थेवेनिन और नॉर्टन AC और DC दोनों सर्किट्स के लिए यूज़ होता है। आपने थेवेनिन और नॉर्टन यूज़ किया होगा सर्किट्स में, DC सर्किट्स में, AC सर्किट में भी सिमिलरली नॉर्टन और थेवेनिन यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह उन्होंने जनरल वर्ड लिखा हुआ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज R + JX।